हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो अपना पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस होना है 21 जनवरी को, उसका हम मैराथन लेके आए हैं। और ये मैराथन में पार्ट 1 है। ठीक है, बहुत आराम से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होंगी इसमें। तो इसमें बहुत सारा रिवीजन होगा आपका, तो बहुत शांति से देखना है। अगर आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा तो आप मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। और फिर मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जल्दी ही। ठीक है, डिपेंड्स ऑन योर रिस्पॉन्स, क्योंकि उस पे इसलिए बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मीन्स तभी इस चीज को आगे बढ़ाना चाहिए ना। जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम मैराथन को स्टार्ट करें, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपको पता है, अपनी वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in। ये अपनी वेबसाइट है। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और या फिर आप प्ले स्टोर में जाके मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जिस मोबाइल ऐप का नाम है SWMG। और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है जिसपे आप कोई व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इस पे इसी सेशन के लिए बेसिकली एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के लिए हमने लेक्चर्स दिए हैं। 32 लेक्चर्स हैं वो, और लगभग वो 25 आवर्स के हैं। अगर फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है जस्ट इस सेशन के लिए तो आप कर सकते हैं। और पेपर 2 अगर आप चाहते हैं इन्वायरमेंट साइंस नेक्स्ट 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के, 12 मंथ के लिए, तो भी उसके एडमिशन ओपन है। और इसका स्टडी मटेरियल भी आपके पास घर पे आएगा बाय कोरियर। और आप पेपर 1 के साथ कॉम्बो पैकेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लिंक जो है आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलो, अब बात करते हैं अपने सेशन की, स्टार्ट करते हैं। चलो, पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इन केस ऑफ which of the following fossil fuel the difference between the gross calorific value and net calorific value is maximum। जो हम बात करते हैं, है ना, फॉसिल फ्यूल की जो ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यू की भी बात करते हैं और नेट कैलोरिफिक वैल्यू की भी बात करते हैं। ग्रोस तो कंप्लीट हो गया, नेट में बेसिकली जो मॉइस्चर वगैरह के लिए जो लेटेंट हीट वगैरह में जो यूज होती है उसको घटा देते हैं ना। तो आपको ये पूछा है कि ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यू और नेट कैलोरिफिक वैल्यू के बीच जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो किसका है? नेचुरल गैस का, पेट्रोल, डीजल या कोल का? तो आप, है ना, एक काम करना, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो एक बार पॉज करके कमेंट में आंसर दो, फिर देखो कि क्या आंसर आया है। इसका आंसर है फ्रेंड्स नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस। इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें, ये आपको याद रखना है। जैसे अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कोल है। और यहाँ पे दिया हुआ है ग्रोस कैलोरिफिक वैल्यू दी गई है किलो जूल पर किलोग्राम में। और यहाँ पे नेट जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो दी गई है। तो अभी डिफरेंस पूछा था, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे देखिए, नेचुरल गैस का जो नेट कैलोरिफिक वैल्यू है वो 32,000 है, और जो ग्रोस है वो 46,000 है। तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा है। जबकि पेट्रोल में देखो 44 के लगभग है और 47, और डीजल में 43 और 44 और 25 और 30 कोल में है। तो इनमें अगर मैक्सिमम डिफरेंस की बात करें तो नेचुरल गैस में है। ठीक है, और कैलोरिफिक वैल्यू अलग से भी आपसे सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं। तो वुड, अगर ड्राई जो बात करें तो उसका जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो है 14.4, है ना, मेगा जूल पर किलोग्राम, याद रखनी है। और अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज की 7 से 16, क्योंकि इसको सीक्वेंस में पूछ लेते हैं आपसे। पेपर एंड कार्ड्स की है, और कोकोनट जो ग्राउंडनट शेल है इनका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि इसमें से किसकी सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू है। तो अगर इनमें देखें तो सबसे ज्यादा देखो कोकोनट एंड ग्राउंडनट शेल की है। तो ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है? ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कार्बन इंटेंसिटीज। कार्बन इंटेंसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है, यानी कि सबसे ज्यादा कार्बन किस में है, पहले सबसे कम, फिर ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, आपको बताना है। कार्बन इंटेंसिटी की बात की गई है ना, ग्राम कार्बन पर जो मेगा जूल है उसकी बात की गई है। तो अगर देखें इसमें, अगर कार्बन इंटेंसिटी सबसे ज्यादा तो कोल में है ना, और इनमें सबसे कम नेचुरल गैस में है, और पेट्रोल के इनका बीच में हो गया। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन बन गया। यानी कि नेचुरल गैस की कार्बन इंटेंसिटी यहाँ पे सबसे कम है, फिर पेट्रोल, और फिर सबसे ज्यादा है कोल की। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दिया है। क्या है? बेसिकली द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ ए फॉसिल फ्यूल रेफर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस रिलीज पर यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस। अगर हम पर यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, बेसिकली उसको हम कार्बन इंटेंसिटी बोलते हैं।
द लोअर द कार्बन इंटेंसिटी, अगर कार्बन इंटेंसिटी कम है, द लोअर द इमिशन, सीधी सी बात है इमिशन कम होगा, एंड द जो फ्यूल होगा वो एक क्लीनर फ्यूल होगा, यानी कि वो एकदम साफ सुथरा फ्यूल है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है। ठीक है, अगर एक रफ एस्टिमेट देखें तो नेचुरल गैस है उसका जो कार्बन इंटेंसिटी है वो 55 ग्राम कार्बन पर मेगा जूल है। अगर पेट्रोल की बात करें तो 75 ग्राम कार्बन पर मेगा जूल है, और कोल का देखो सबसे ज्यादा है 95 है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही वो क्वेश्चन था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, ये एक थ्योरी की बात थोड़ा ध्यान रखना। बायोफ्यूल की हम कुछ कैटेगरीज की बात करते हैं, आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी बायोफ्यूल कौन से होते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर फर्स्ट कैटेगरी बायोफ्यूल की बात करें तो दीज आर मेड फ्रॉम फूड सोर्सेज, यानी कि जो फूड सोर्सेज है वहां से हम फ्यूल जनरेट करते हैं, तो वो फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल बोले जाते हैं। जैसे शुगर है, स्टार्च है, वेजिटेबल ऑयल है, या फिर एनिमल फैट है, जिसमें हम कन्वेंशनल जो परंपरागत टेक्नोलॉजी यूज करके जो एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं फूड सोर्सेज से, तो वो होता है फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल कौन सा है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, और सेकंड जनरेशन में आएगा जो नॉन फूड क्रॉप्स है ना, और पोर्शन ऑफ फूड क्रॉप दैट नॉट एडिबल। बेसिकली या तो ऐसा है कि वो नॉन फूड क्रॉप है, खाई नहीं जाती है वो, या फिर उसका कोई पोर्शन जो है वो हम नहीं खाते हैं, तो उससे अगर एनर्जी जनरेट होती है तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल होगा। जैसे स्टेम है, हस्क है, वुड चिप्स है, एंड फ्रूट स्किन्स है और पीलिंग्स है, इनसे जो अगर एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है तो सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल हो गया। अगर थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, एल्गी वगैरह से, जब एग्जांपल जैसे ब्यूटानॉल है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी वगैरह से अगर बनाते हैं और हम ग्रो करते हैं उसको, तो वो थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल हो गया। और फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल की बात करें तो वो क्या होगा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो होगा, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम क्रॉप को, जो स्पेशली बेसिकली किसके लिए होगी, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होगी, तो वो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल होगा। तो फर्स्ट कौन सा हो गया, जो फूड सोर्स हो गया। सेकंड कौन सा हो गया, जो नॉन फूड सोर्स होगा, या फिर उस फूड का कोई पार्ट जो हम नहीं खाते हैं उससे। थर्ड जनरेशन होगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, और फोर्थ जनरेशन बेसिकली होगा जेनेटिकली इंजीनियरिंग से। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े शांति से समझने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पता है गैसिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, इसको तो आप जानते ही हैं, इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं। पूछा है, बायोमास गैसिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू द पावर क्राइसिस इन इंडिया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर और करेक्ट। यानी कि जो बायोमास गैसिफिकेशन है वो बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन है जो पावर क्राइसिस है उसके बचने के लिए। तो इसके बारे में आप क्या जानते हो, क्या सच है? तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले कह रहा है कि कोकोनट शेल, ग्राउंडनट शेल एंड राइस हक कैन बी यूज इन बायोमास गैसिफिकेशन। बिल्कुल ठीक है, गैस बायोमास है ये, और उसको बायोमास गैसिफिकेशन में ये यूज कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है द कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास गैसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। देखो बेसिकली मैं आपको बता दूं, गैस जब गैसिफिकेशन होता है तो सिन गैस का नाम आता है, और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यही है, ये हम नहीं कह सकते, नाइट्रोजन भी होता है उसमें, तो ये गलत हो गया। सेकंड गलत हो गया। थर्ड कह रहा है द कंबस्टिबल गैसेज जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास गैसिफिकेशन कैन बी यूज फॉर डायरेक्ट हीट जनरेशन, ठीक है, बट नॉट इन इंटरनल कंबशन इंजन। ये भी गलत हो गया। उसको जो सिंगैस हम बनाएंगे बायोगैस जो गैसिफिकेशन प्रोसेस में बेसिकली, तो उसको डायरेक्ट हीट जनरेशन में भी हो सकता है और इंटरनल कंबशन इंजन के लिए भी यूज हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, ओनली वन वाला, तो ये ऑप्शन इसका चला गया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका फर्स्ट हो गया। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है। आप बताते रहिए तभी तो बात बनेगी, अगर ऐसे बताओगे नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में कुछ बताओगे, हाँ सर ठीक लग रहा है, ये है वो है ना। चलो, तो इंटरेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। ये बेसिकली आपको पता है, जब हम क्रूड ऑयल है जो हमारे पास होता है, कच्चा तेल होता है, बेसिकली उसको हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट में। जैसे आप सुनते ही हो, ये पेट्रोल है, ये डीजल है, ठीक है ना, ये जैसे गैसेज होती हैं, तो उसको किस मेथड से हम बेसिकली सेपरेट करते हैं? तो ये मेथड होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। याद रखना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, है ना, इन द रिफाइनरी। बहुत सिंपल मेथड है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने क्रूड ऑयल लिया, ये क्रूड ऑयल है, इसको हम गर्म करते हैं बहुत
टेम्परेचर पे। तो आपको पता है हर एक का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा। जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसका, यानी कि बहुत कम ताप पर जो बॉईल हो जाएगा वो ऊपर जाता रहेगा, ठीक है। तो सबसे कम बॉइलिंग वाला ऊपर रहेगा, है ना, उससे थोड़ा ज्यादा नीचे, उससे नीचे। तो इस तरह से इसको सेपरेट कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ये गैसेज हैं, जैसे ब्यूटेन एंड प्रोपेन की बात करें, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट लगभग 20 डिग्री सेल्सियस में बाहर, देखो ये देखो। और यहाँ पे पेट्रोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है लगभग, ये आप देखो तो 150 डिग्री सेल्सियस है, तो पेट्रोल अलग कर लेंगे। कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट देखो, लगभग पेट्रोल से 50 डिग्री ज्यादा, लगभग तो 200 डिग्री सेल्सियस है। और डीजल का देखो बॉइलिंग पॉइंट, तो डीजल और नीचे है इसके। तो ये एक फ्रैक्शनल हम बेसिकली डिस्टिलेशन मेथड है, जो बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है ना, इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट टॉप पोर्शन ऑफ फ्रैक्शनिंग कॉलम हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो टॉप वाली है उनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, दैट नो बॉटम। और डीजल है, इससे सब सीधा समझ में आ रहा है, हैवी है, नीचे है ना, सीधी सी बात है। तो डीजल इज हैवियर एंड मोर विस्कस देन पेट्रोल। पेट्रोल कैन इवेपोरेट वेल डीजल डजंट। आप एक बात देखो, पेट्रोल को अगर आप थोड़ा बाहर छोड़ देते हो, है ना, तो उड़ जाता है ना पेट्रोल, देखा होगा, उड़ जाता है ना पेट्रोल। एकदम से आप डलाइए, टंकी बंद करिए, पेट्रोल उड़ जाएगा, है ना। तो बेसिकली पेट्रोल है वो इवेपोरेट कर सकता है क्योंकि हल्का है, लेकिन डीजल इवेपोरेट नहीं करेगा। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्योंकि ये हैवियर होता है, थिकर होता है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं, ये समझ में आना चाहिए आपको। और उसका अगर हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करें कुछ, ना गैस जैसे कुछ जैसे कार्बन जैसे कंपोजिशन होता है उसी के अकॉर्डिंग बात होगी बॉइलिंग पॉइंट की। जैसे गैसेज है जिसमें कार्बन है वो 1 से 4 है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट 20 तक है। पेट्रोलियम ईथर है जिसमें कार्बन 5 से 6 है, तो बॉइलिंग पॉइंट देखिए 20 से 70 है। जैसे जैसे देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कंपोजिशन यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है। सीधी सी बात है, यही बात है। तो ये हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन पूछ ले, तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो रेजिड्यू को भी यूज कर लेते हैं, तो पता ही आपको। ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है, क्या कहता है, कह रहा है कि इमिशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर इनहेरेंटली वेरी लो फ्रॉम डीजल व्हीकल। कि जो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें, कि जो डीजल व्हीकल्स होते हैं उसके उससे कंपैरेटिवली जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोकार्बन होता है वो कम निकलता है। ये कह रहे हैं इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेरेंटली वेरी लो फ्रॉम डीजल व्हीकल्स, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में बहुत सारे है ना इसको गलत कर देंगे, लेकिन आपको बता दूं ये स्टेटमेंट सही है। जो डीजल व्हीकल्स जो बेसिकली होता है उससे हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो वास्तव में बहुत कम इमिशन होता है, लेकिन वो जो पेट्रोल वाले व्हीकल होते हैं उनसे ये हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा इमिट होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत गलतियां करते हैं। तो आप मुझे एक बात बताना है आपको कमेंट में कि डीजल इंजन जो बेसिकली होते हैं वो ज्यादा किसका इमिशन करते हैं। लो तो हमें पता लग गया कि हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ही कम इमिशन करते हैं, लेकिन ज्यादा किसका करते हैं ये बताना है आपको, कौन सी गैस का। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डीजल ड्राइवन व्हीकल्स आर इनहेरेंटली मोर फ्यूल एफिशिएंट कंपेयर टू पेट्रोल ड्राइवन व्हीकल। बिल्कुल, जो डीजल के आपने देखा होगा जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक वगैरह ये बड़े, अब ये किसके, डीजल ही होते हैं, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है ना, ज्यादा होती है कंपेयर करें अगर तो पेट्रोल से। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दोनों ठीक लगते नहीं है आपको कई बार एग्जाम में, है ना। ये दोनों ठीक है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये बच्चे बहुत गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ पेट्रोल ही महंगा है ना, तो इसलिए ऐसे सोच लेते हैं, ध्यान रखना। तो आप कमेंट में बताना इसका आंसर भी, स्टेटमेंट जो मैंने पूछा था पहले के लिए। आगे बात करते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन, कोई ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है जैसे आप भी दोगे, 100 क्वेश्चंस आर गिवन, और उसमें कह रहे हैं कि 100 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 मार्क इज गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर, कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जा रहा है, और 0.2 मार्क्स आर डिडक्टेड फ्रॉम ईच इनकरेक्ट आंसर, और हर जो इनकरेक्ट आंसर होगा उससे 0.2 मार्क्स काटा जा रहा है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट अपियरिंग द एग्जामिनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। ये जो मार्क्स स्कोर किया जाएगा स्टूडेंट के दौरान, स्टूडेंट का तो एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो किस में आएगा, कौन सा वेरिएबल होगा। तो हम आपको पता है नॉमिनल वेरिएबल के बारे में बात करते हैं, ऑर्डिनल के बारे में, डिस्क्रीट के बारे में, कंटिन्यूअस वेरिएबल। जब हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को डिटेल में बात करते हैं तो बात करते हैं ना, वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब बात करते हैं।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा ये पूछा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फिक्स नंबर में होगा सारी चीज, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको सीधा सीधा कह रहा है ये कि आपको 1 मार्क दिया जा रहा है सही का और 0.2 मार्क्स आपको डिडक्ट किया जा रहा है, तो बिल्कुल एकदम फिक्स मार्क होगा। तो ये कौन सा होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता ना, क्योंकि वहां तो नेगेटिव वगैरह सब आएंगे, तो यहाँ पे डिस्क्रीट वेरिएबल होगा फिक्स में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। मैं जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि ये मैराथन है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी पूछी है आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है। बेसिकली कह रहा है कि ये आपको एस ई और एस डी लिखा हुआ दिख रहा होगा ऑप्शन में। एस ई तो स्टैंडर्ड एरर के लिए लिखते हैं और एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिखते हैं बेसिकली। तो पहला कह रहा है मीडियन का प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर द 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, कर्व भी पढ़ते हैं अगर आपको याद है, तो वहां मीन से हम बात करते हैं, है ना, किससे बात करते हैं, मीन से। तो ये मीडियन मोड वाला तो बिल्कुल गलत ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ना ये स्टैंडर्ड एरर से हम बेसिकली ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन से करते हैं। तो जो मीन है ये सही बात है। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि मीन जो सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन कवर द 95% ऑफ ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल जब हम एक बेल शेप्ड बनाते हैं, सिमेट्रिक बनाते हैं, तो उसमें 95%, मैं भी आपको इमेज दिखाऊंगा अभी, 95% जो ऑब्जर्वेशन है वो सेकंड डेविएशन में है। बिल्कुल ठीक है मीन के, ये बिल्कुल सही बात है। और इट इज बेल शेप्ड सिमेट्री, ये भी ठीक बात है, बेल शेप्ड है। तो ये दो ही ऑप्शन हमें देखने हैं, सी और डी इज द राइट आंसर। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये क्या है आपने स्टैटिस्टिक्स में हम डिटेल में बात करते हैं, अभी मैं आपको ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं। ये बेसिकली ये कह रहा है, जैसे ये मीन की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट डेविएशन की बात करें, देखो फर्स्ट डेविएशन की बात करें, यानी कि फर्स्ट सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो यहाँ पे लगभग 68% ऑब्जर्वेशन है। अगर हम सेकंड डेविएशन की बात करें, ये देखिए ये सेकंड डेविएशन है, तो ये कितना हो गया, लगभग 95% हो गया कि नहीं हो गया, ये सेकंड डेविएशन में ऑब्जर्वेशन। और थर्ड डेविएशन में देखोगे तो 99% हो जाएगा। तो ये सेकंड डेविएशन में यही तो था कि 95% ऑब्जर्वेशन है, देखो, तो इसीलिए उसको ठीक करा। मीन से सेकंड डेविएशन कवर था 95% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए ये ठीक हुआ। समझ में आ गया। ये सारी बातें भी आपको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो रिवीजन की तरह इसको पढ़ो आप। ये क्वेश्चन हीट बजट से क्वेश्चन है। ये कह रहा है अज्यूमिंग द सोलर रेडिएशन टू बी 100 यूनिट, की 100 यूनिट सोलर रेडिएशन आ रही है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेडिएशन बजट ऑफ अर्थ। जब हम रेडिएशन का बजट पढ़ते हैं, हीट बजट पढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं ना कि कितना ऑब्जर्व होता है, कितना रिफ्लेक्ट हो जाता है, स्केटर्ड कितना होता है, ये सब बात करते हैं। तो पहला वो कह रहा है कि अबाउट 51 यूनिट ऑफ सोलर रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ सरफेस। ये बिल्कुल ठीक बात है कि अर्थ सरफेस है जो 100 आई है यूनिट, उसका 51 यूनिट अर्थ ऑब्जर्व कर लेता है, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें, ये कह रहा है अबाउट 20 यूनिट्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम अर्थ सरफेस और लॉस्ट टू स्पेस डायरेक्टली विदाउट बीइंग ऑब्जर्व बाय द एटमॉस्फेयर। ये कह रहा है कि 20 यूनिट वापस चली जाएगी, है ना, लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थ सरफेस से, है ना, डायरेक्टली। ये कह रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट मेरे को ठीक नहीं लग रहा। 20 यूनिट नहीं है ये, और बाकी ठीक है, लेकिन यहाँ यूनिट में गड़बड़ करी है। ये कितनी यूनिट है ये आपको बताना है, 20 यूनिट नहीं है ये स्टेटमेंट गलत है। थर्ड कह रहा है अबाउट 90 यूनिट्स ऑफ सोलर रेडिएशन आर अब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर। ये बिल्कुल ठीक बात है कि 90 यूनिट्स है रेडिएशन की, वो एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो ये सी भी ठीक है, यानी कि हमारे पास ए और सी ठीक है। ऐसा ऑप्शन हमारे पास थर्ड है, यानी कि सी ऑप्शन। सेकंड वाले का आपको कमेंट में आंसर बताना है, बताओगे तभी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप बताओगे नहीं तो सीखोगे क्या, तो बताना पक्का है, ठीक है। अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं एल्बेडो के बारे में। एल्बेडो क्या होता है आपको पता है? एल्बेडो को लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है व्हाइटनेस, यानी कि कोई भी आप लाइट पड़ी है ना, वो कितना रिफ्लेक्ट या बैक स्कैटर्ड कर देता है स्पेस की तरफ। जैसे इस पे लाइट पड़ी है, ये आपको ब्लैक दिख रही है, तो अब जो मैक्सिमम कर रहा है, या जैसे आइस पे गिरी तो व्हाइट दिख रही है, इट मीन्स वो मैक्सिमम क्या कर रहा है, स्कैटर कर देता है, तो उसका एल्बेडो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड एंड बैक स्कैटर्ड टू
टू स्पेस इज कॉल्ड एल्बेडो। यानी कोई भी सब्सटेंस है उस पे रेडिएशन पड़ी, वो कितना बैक स्कैटर्ड कर देता है या रिफ्लेक्ट कर देता है, वो उसका एल्बेडो होता है। इसीलिए इसको व्हाइटनेस के बारे में बात करते हैं ना, इसका मतलब व्हाइटनेस है। जैसे अगर मैं बात करूं फ्रेश स्नो होती है, उसका एल्बेडो सबसे ज्यादा है ना, लगभग बात करें तो फ्रेश स्नो तो 0.9 है ना, क्योंकि इसका रेंज लेते हैं हम तो 0 से 1 की तरफ बात करते हैं कि मैक्सिमम स्कैटर्ड तो 1 हो गया, तो फ्रेश स्नो मैक्सिमम स्कैटर्ड है 0.9 है। और अगर बात करें चारकोल का, वो तो बहुत अच्छा सा एब्जॉर्ब करेगा, स्कैटर नहीं करेगा, तो डार्केस्ट सब्सटेंस है वो, तो उसका जो बेसिकली एल्बेडो है वो 0.04 है। और अर्थ का जो एवरेज एल्बेडो है वो कितना है, अबाउट 0.3 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और अर्थ का एवरेज टेम्परेचर तो सबको पता ही है कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस, ये आपको पता ही है। और अच्छा मुझे बताओ, अगर ग्रीन हाउस गैसेज ना हो, अगर एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी ग्रीन हाउस ना हो, जीरो ग्रीन हाउस गैस है, तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, विदाउट ग्रीन हाउस कितना टेम्परेचर हो जाएगा, ये बताना आप। ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भी पूछा गया था, ठीक है, बताना एक बार। चलो आगे चलते हैं। और आपके से कई बार एफिशिएंसी पूछ ली जाती है कि किसी भी सोलर सेल की एफिशिएंसी क्या है, न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखना, अगर आपको किसी भी सोलर सेल की एफिशिएंसी निकालनी हो, तो इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कितना मिल रहा है और उसको आपने इनपुट कितना दिया, इंसिडेंट कितना है सोलर पावर, है ना, उससे डिवाइड करते हैं इंटू 100। और बेसिकली पावर हम किस में लेते हैं, वो जो पावर आउटपुट क्या होगा, V इंटू आई होगा, यानी कि वोल्टेज इंटू करंट में हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार वोल्टेज एंड करंट दे देते हैं, ठीक है। और ये इंसिडेंट हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट जो होगी बेसिकली इंसिडेंट, ठीक है, इंटू 100। और ये क्या निकल जाएगा, इससे सोलर सेल की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, सीधा फॉर्मूले में पुट करना है और एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। जैसे ये कोरियोलिस इफेक्ट से क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछते हैं, क्या कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में क्या ठीक है, ठीक है। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ रोटेशन विच टेंड टू टर्न एयर टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम जब बात करते हैं प्रेशर बेल्ट वगैरह की बात करते हैं, है ना, और जब हेडली सेल वगैरह सब पढ़ते हैं हम, तो हम कई सारे फेरस की बात करते हैं, कोरियोलिस इफेक्ट की बात करते हैं। तो आपको पता है नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर होता है, उस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो जो किधर जो एयर किधर हो जाती है, राइट हो जाती है, ये पता ही है आपको। और जो साउदर्न हेमिस्फेयर है उसमें लेफ्ट हो जाती है। जब हम डायग्राम से समझते हैं, कुछ याद है आपको? तो ये पहला ही स्टेटमेंट ठीक हो गया, ये यही तो कह रहा है, द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ रोटेशन which tend to air toward the right in the northern hemisphere। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बेसिकली मैच करना है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। कई बार आपको सी ब्रीज, लैंड ब्रीज और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको मैच कर लेते हैं। आइसोबार क्या होगा, इक्वल प्रेशर की बात होती है आइसोबार, तो लाइन कनेक्ट लोकेशन विद इक्वल प्रेशर। आइसोबार में तो ए का तो 4 हो गया, ये तो बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के 4 में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो सेकंड और एक थर्ड, आगे देख लेते हैं। तो लैंड ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज तो एयर जो मूव होगी कहां से, लैंड से सी की तरफ, तो ये बी का 3 आ गया, तो बी का 3, ए का 4, ऐसा ऑप्शन हमारे पास सेकंड ही है, तो ये हो गया। बस आपको पता है, ये कंफ्यूज मत होना, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज से क्वेश्चन आते हैं। सी ब्रिज क्या हो जाएगा, ओशियन करंट है ना, सॉरी, एयर मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड, है ना, जो एयर है वो मूव कहां से होती है, सी से लैंड की तरफ, तो सी ब्रिज हो जाएगा। और गायरे या जायरे, GYRE ये बोलते हैं, जो ओशियन करंट होता है सर्कुलर फ्लो में, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 4 कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं कुछ और, है ना। यहाँ पे आपको, जैसे हम कोयले के बारे में बात करते हैं, कोल के बारे में, कि एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, तो हम जैसे एंथ्रेसाइट कहते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो क्वालिटी का मतलब क्या है, बेसिकली कार्बन कंटेंट की बात करते हैं या फिर उसमें मॉइस्चर बहुत कम हो, यही बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और वाटर, और उसका जो हीटिंग वैल्यू है उसको हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बेसिकली रैंक दे रहे हैं। इधर आपने देखा होगा, यहाँ पे देखो लो रैंक है,
लो रैंक है लिग्नाइट और सब बिटुमिनस, और इधर हाई रैंक है अगर हम एंथ्रेसाइट की तरफ जा रहे हैं कि अच्छा है बेसिकली। तो इसमें आपको कार्बन कंटेंट देखो परसेंटेज में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कार्बन कंटेंट देखो परसेंटेज में सबसे ज्यादा एंथ्रेसाइट में 90 से 95% कार्बन कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे वाटर कंटेंट देखोगे बहुत कम है ना, ये देखिए। और हीटिंग वैल्यू भी देखिए कितनी अच्छी है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है आपसे। जैसे सल्फर कंटेंट है तो ये बहुत कम है अगर एंथ्रेसाइट की तरफ चले जाओगे। बिटुमिनस में सल्फर है ना, एक रेंज है बिटुमिनस में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। अगर बात करें सब बिटुमिनस में थोड़ा सा ज्यादा है, फिर बढ़ रहा है। फिर अगर एंथ्रेसाइट की तरफ जाते हैं तो बहुत ही कम है। इसीलिए आपने देखो जैसे थर्मल पावर प्लांट से सोक्स निकलता है, क्यों निकलता है? क्योंकि भारत में बिटुमिनस तरह का कोयला ज्यादा है, वहां सल्फर कंटेंट है, तो उससे तो निकलेगा ही निकलेगा। और ऑक्सीजन की कंटेंट की बात करें तो लिग्नाइट में देखो कितना ज्यादा है, और फिर डिक्रीज होता है, और लगभग एंथ्रेसाइट में लगभग 1 ही आ जाता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंथ्रेसाइट की क्वालिटी कौन कौन सी होगी। तो याद रखना है कार्बन कंटेंट बढ़ाता रहना है, ऑक्सीजन सल्फर ये कम करते रहना है, वाटर कंटेंट कम करना है, हीटिंग वैल्यू बढ़ानी है। जब अच्छे की तरफ जाएंगे, हाई रैंक की तरफ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लेना आप। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपको पता है ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है जब हम हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करते हैं। हाइड्रो मतलब पानी, आपने देखा होगा हाइड्रो पावर प्लांट्स जो है बेसिकली वहां पे क्या होता है कि पानी को हाइट से गिराया जाता है, तो एक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है, फिर वो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है ना। तो वहां से एनर्जी हम वो टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया है कि ए स्मॉल हाइड्रो पावर स्टेशन है बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिवर वाटर जनरेट पावर इट द फ्लो इफ द फ्लो ऑफ वाटर, जो पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो 10 है ना, 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है। और ये फ्लो ऑफ वाटर इतना है एंड द स्पीड ऑफ वाटर है 3 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर द स्टेशन कैन जनरेट, वो स्टेशन है वो कितना मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सकता है। और इसकी जो एफिशिएंसी हमें एज्यूम करनी है वो हमें एज्यूम करनी है 0.6। तो सारी वैल्यूज दी हुई है, आपको फॉर्मूला लगाना है पावर वाला, है ना। आप एक बार पोज करके आंसर दीजिए, है ना, फिर मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये बेसिकली फॉर्मूला है पावर का। तो ये पावर का फॉर्मूला है हाफ, ये बेसिकली जो फ्लो ऑफ वाटर है, ठीक है, ये एफिशिएंसी है, ये इनटू करना है आपको, और ये स्पीड है। ठीक है, देखिए स्पीड ऑफ वाटर है, सारी वैल्यूज दी गई है, आप इन वैल्यू को पुट करोगे। ये फॉर्मूला याद रखना है प्लीज, एग्जाम में ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबको इनटू करना है। ठीक है, लेकिन याद रखना जो वेलोसिटी है या फिर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का स्क्वायर करना है। यहाँ पे जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आ जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं, आप सोल्व भी करके देख लेना, इसका आंसर आएगा 27 किलोवाट। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, प्लीज याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं सिन गैस क्या है। ये भी एक देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ जाता है। सिन गैस हमने बात की थी ना, गैसिफिकेशन वहां पे बनती है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस प्रोसेस से बेसिकली सिन गैस बनती है। तो बायोमास का गैसिफिकेशन होता है उस प्रोसेस में बनती है। तो सिन गैस क्या है, किसका मिक्सचर है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब इसका मिक्सचर है। तो इसमें तो पहला ही ऑप्शन चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। याद रखना ये ना बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ये भी कई बार गलत हो जाते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। बीच बीच में आपको याद करवाता रहता हूं कि आपको सब ठीक लग रहा है, तो बेसिकली आप सब लोगों के साथ शेयर करें मैक्सिमम, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। लाइक से सब्सक्राइब करोगे तो हमें अच्छा लगता है। पहले मैं कहता नहीं था, अब याद करवाना पड़ता है क्योंकि आप भूल जाते हो। चलो, ये बेसिकली 2 शब्द हम पढ़ते हैं, एक होता है ऑक्टेन रेटिंग और एक होता है सीटेन रेटिंग। तो आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि किस लिए यूज होता है। अगर सीटेन रेटिंग की बात करें तो डीजल के लिए यूज होता है, अगर ऑक्टेन की बात करें तो वो गैसोलीन के लिए यूज होता है। गैसोलीन क्या होता है आपको पता होगा, अगर हम पेट्रोल के अंदर एयर मिक्स कर देते हैं तो उसको बेसिकली हम गैसोलीन बोलते हैं, और बाहर तो पेट्रोल को गैसोलीन ही बोलते हैं। तो एयर मिक्स होगी तो वो गैसोलीन हो गया। तो ऑक्टेन नंबर है ना किसके लिए है, गैसोलीन के लिए है, और सीटेन नंबर डीजल के लिए है। तो देखिए जैसे जैसे हम अगर इसका सीटेन नंबर बढ़ाएंगे, जैसे 20 से हम 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, तो ये बर्निंग है वो अच्छी होगी, फास्ट बर्निंग होगी अगर सीटेन नंबर बढ़ता है किसका, डीजल का। लेकिन यहाँ पे ऑक्टेन नंबर में देखिए, अगर बेसिकली ऑक्टेन नंबर बढ़ता है गैसोलीन का या पेट्रोल की बात करें, तो यहाँ पे 60 से 80 हुआ, 80 से 100 अगर ऑक्टेन नंबर हुआ तो बर्निंग स्लो हो रही है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है ऑक्टेन और सीटेन के बारे में।
और कई बार आपसे ये भी पूछ लिया कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जैसे माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, मिनी, स्मॉल या मेगा। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी माइक्रो होगा जिसका अप टू 100 किलोवाट है, 100 किलोवाट अप टू रहेगा तो उसको हम बोलेंगे दिस इज माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। अगर मिनी की बात करें तो 101 किलोवाट से 2 मेगावाट तक है, ये मिनी है, ये पूछा गया था आपसे, ध्यान रखना। स्मॉल की बात करें तो 2 मेगावाट से 25 मेगावाट है, और अगर मेगा की बात करें तो मोर देन कितना हो गया, 500 मेगावाट। ठीक है, तो ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलो, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंटरेक्शन वाली बात है, तो ये तो आप कर ही दोगे, है ना। इकोलॉजी की बात करते हैं, नेचुरलिज्म, एमेनिलिज्म और कॉमनसेलिज्म और म्यूचुअलिज्म की बात करी है। तो नेचुरलिज्म क्या होते हैं, न्यूट्रलिज्म कह सकते हैं, सॉरी नेचुरलिज्म के, न्यूट्रलिज्म की बात करें तो न्यूट्रल है बेसिकली, नाइदर स्पीसीज इज अफेक्टेड बाय ईच अदर, ये तो सीधा इसी से आ जाएगा। एमेनिलिज्म में स्पीसीज ए इनहिबिट बी इज नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। और कॉमनसेलिज्म में स्पीसीज ए इज बेनिफिटेड व्हाइल बी रिमेन अनअफेक्टेड, ये भी ठीक है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, इंटरेक्शन फेवर टू बोथ स्पीसीज एंड ऑब्लिगेटिव, बिल्कुल बोथ के लिए है। तो ये तो सीधा सीधा 1 2 3 4 ही आ गया, ये तो आप बिल्कुल आराम से पता ही है ना आपको। सर पता है, हमें सब पता है, सब पता है तो सर हम पढ़ते क्यों, सही बात है ये भी। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करें। नेक्स्ट, ये फ्रेश वाटर जोन की बात करते हैं, बेसिकली लिटोरल जोन क्या है ना। तो ये वाला जो जोन है, सबसे ज्यादा जो बेसिकली टॉप मोस्ट जो जोन होता है, याद रखना ये लिटोरल जोन होता है ना, नियर द शोर ऑफ लेक और पॉन्ड, है ना। दिस जोन इज वार्मेस्ट सिंस इट इज शैलो, वेल इट कैन ऑब्जर्व मोर द सन हीट, है ना, सबसे ज्यादा ये सन हीट को ऑब्जॉर्ब करता है, लिटोरल जोन ये है। ठीक है, उसके बाद लिमिनेटिक जोन लाइट जो कंपनसेशन लेवल है, और उसके बाद प्रोफंडल जोन होता है नीचे, ये जोन्स भी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन होता है लिटोरल जोन का, बेसिकली वो किस पे डिपेंड करता है कि कहां तक होगा लिटोरल जोन, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्सटेंस ऑफ लिटोरल जोन डिपेंड ऑन द स्लोप ऑफ द लेक बॉटम, की कितना स्लोप है, एंड द डेप्थ ऑफ द यूफोटिक जोन, की यूफोटिक जोन की डेप्थ कितनी है। ठीक है, और द लिटोरल जोन कांट एक्सपेंड डीपर देन द यूफोटिक जोन, यूफोटिक जोन से ज्यादा डीपर तो नहीं होता। यूफोटिक मतलब जहां से सन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, जैसे एफोटिक जहां पे सन एनर्जी जाती ही नहीं है, ये बात है। तो लिमिनेटिक जोन है नियर द सरफेस ओपन वाटर सराउंडेड बाय लिटोरल जोन इज द लिमिनेटिक जोन। ये तो सब आपको जोन पता ही होगा, है ना। एक रिवीजन आ रहा होगा दिमाग में। प्रोफंडल जोन है तो डीपेस्ट जोन ऑफ द लेक, है ना, और दिस जोन इज मच कोल्डर देन द एंड डेंसर देन द अदर टू। बेसिकली आपको पता ही है, जब नीचे है तो बहुत ही ठंडा होगा, ठंडा होगा तो डेंस भी बहुत होगा, ये तो सीधा सी बात पता ही है, क्योंकि ठंडा होगा तो बेसिकली डेंस होगा। डेंस क्यों होगा, डेंसिटी क्या होती है, बेसिकली आप देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर यहाँ पे अगर ठंडा है तो वॉल्यूम कम है, अगर ये कम है तो डेंस तो ज्यादा ही होगा ना, आपको पता ही है ये रिलेशन। तो इन कंसिस्ट ऑफ डीप एफोटिक रीजन कौन सा होता है, जहां पे लाइट नहीं होती, ये शब्द याद रखना। लैकिंग इन ऑक्सीजन एंड विच आर टू डार्क फॉर फोटोसिंथेसिस, दिस जोन इज इनहिबिटेड बाय फिश अडेप्टेड टू कूल डार्क वाटर। ठीक है, इनहेबिटेड कौन होगा यहाँ पे, जहां पे ऐसी फिश रहेंगी जहां पे जो कूल और डार्क वाटर में रह सकती है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और एक है बेसिकली बेंथिक जोन, ये क्या है बेंथिक जोन, दिस जोन इज एक्चुअली बॉटम ऑफ लेक, ये बेसिकली कहीं तो एक्चुअली बॉटम ऑफ लेक है। इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट कूल टेम्परेचर एंड लो ऑक्सीजन लेवल, mostly decomposers, deteriorate feeder and fish that can swim from one zone to another inhabit this zone। इस जोन में कौन रहता है, जैसे ज्यादातर decomposers हैं, deteriorate feeders हैं, fish हैं, जो एक जोन से दूसरे जोन में स्विम कर सकती है। It is nourished mainly by the dead matter, यहाँ पे ज्यादातर जो न्यूट्रिशन है वो डेड मैटर है, that fall from the littoral and limnatic zone and by sediments washing into lakes। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, ये जोन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स इसके बारे में, कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ टर्बिडिटी ब्लॉकिंग सनलाइट पेनिट्रेशन। सीधी सी बात है, सनलाइट से ही तो डिपेंड करेगा यूफोटिक जोन, तो बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी बात बताई थी आपको। शैलो वाटर नियर द शोर इज इन विच डीप रूटेड प्लांट कैन ग्रो इज लिटोरल जोन, बिल्कुल बिल्कुल लिटोरल जोन में तो कर ही सकते हैं।
ट्रांजिशन बिटवीन यूफोटिक एंड प्रोफंडल जोन इज रेफर्ड एज लाइट कंपोजिशन जोन। आपको दिखाया था मैंने लाइट कंपोजिशन जोन, याद है आपको? देखो ये रहा, ये ट्रांजिशन है बीच में, यहाँ देखो ये रहा लाइट कंपोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, प्रोफंडल और यहाँ का बीच का बिल्कुल ये ट्रांजिशन जोन है, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये भी ठीक है। चलो ये भी ठीक है। उसके बाद जोन रिच इन सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स इज रेफर्ड एज बेंथिक जोन। बिल्कुल बेंथिक जोन में रिच है ना, बिल्कुल वो है, सेडिमेंट न्यूट्रिएंट्स है, डेट्रिटस वगैरह होते हैं, ये बिल्कुल नीचे। हमने बात की डिकम्पोजर्स। एक्सटेंट ऑफ लिटोरल जोन डिपेंड द स्लोप ऑफ द लेक बॉटम एंड डेप्थ ऑफ यूफोटिक जोन। बिल्कुल लिटोरल जोन कितना एक्सटेंड होगा स्लोप पे डिपेंड करेगा, और डेप्थ कितना यूफोटिक जोन इस पे डिपेंड करेगा। तो ये तो सारे ठीक हो गए, ए बी सी डी ई। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ए बी सी डी ई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन हो गया। इसको थोड़ा डिटेल में याद, तो देखो मैं अकॉर्डिंग टू रिवीजन या अकॉर्डिंग टू मैराथन हम बात कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को तो मैं नहीं बता सकता ना, आपको थोड़ा तो आपने कर ही रखा होगा बिल्कुल, है ना। और ये हाइड्रक सक्सेशन होता है गैंगेटिक प्लेन, पूछा है टिल द अरेस्टेड एसोसिएशन ड्यू टू ग्रेजिंग फ्लो। द सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस पूछे। जैसे सक्सेशन की बात करते हैं ना, सबसे पहले बेसिकली पायनियर कोई आता है, फिर हम क्लाइमेट स्टेज पे जाते हैं। तो ये पूछ रहे हैं गैंगेटिक प्लेन में जो हाइड्रक सक्सेशन है उसके बारे में सबसे पहले क्या आता है। तो फाइटोप्लैंक्टन स्टेज सबसे पहले आएगी, बिल्कुल सही है, ये तो पहले ही आएगा ए। उसके बाद क्या आएगा, शैलो वाटर सबमर्ज एसोसिएस आएगी, एसोसिएज आएगी, ठीक है। फिर उससे फ्लोटिंग लीफ एम्फीबियन मास एसोसिएज आएगी, ठीक है। मॉइस्ट मिडो एसोसिएज आएगी, फिर लास्ट में इनमें मिडो एसोसिएज। ये तो सीक्वेंस ही लगा हुआ है भाई, बिल्कुल ए बी सी डी ई। तो कैसा कोई ऑप्शन देखो, ए बी सी डी ई, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये सक्सेशन की बात करते हैं ना, जब हम सक्सेशन को पढ़ते हैं तब। दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट्स के बारे में, ये इको टाइप के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है भाई, इको टाइप के बारे में क्या स्टेटमेंट है, इको टाइप के बारे में स्टेटमेंट है। इको टाइप आर डिस्क्रीट एंटिटी बिकॉज दे हैव क्लियर डिफरेंस इन मोर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड फेनोलॉजी इन रिलेशन टू पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन। इको टाइप बेसिकली ये कह रहा है कि वो क्लियर डिफरेंस होता है उनमें, जहां पे वो स्पीसीज होगी उसकी मॉर्फोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, फिनोलॉजी में, क्योंकि वहां पे पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इको टाइप में बिल्कुल डिफरेंस होगा, क्लियर डिफरेंस होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड कह रहा है द इन्वायरमेंटली इंड्यूस्ड वेरिएशन इन इको टाइप आर नॉट हेरिटेबल एंड डोंट हैव अडेप्टिव वैल्यू टू ए पर्टिकुलर हैबिटेट। कह रहा है ये जो इको टाइप के अंदर जो वेरिएशन आ गया है, कह रहा है कि ये हेरिटेबल नहीं है, और ये कह रहा है कि पर्टिकुलर हैबिटेट में अडेप्टिव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हेरिटेबल तो होगी भाई ये, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया भाई। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड इज द राइट आंसर, है ना। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये ध्यान रखना है। निस या निके के बारे में है, जो भी आप बोलो, NICHE, निस निके को पढ़ते हैं ना, याद है कुछ? तो इसके बारे में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो ठीक है। पहला कह रहा है दैट ईच ट्रॉपिक स्पीसीज फिट्स ए हायरार्किकल सीक्वेंस विद ओवरलैपिंग एंटिटीज वेयर दे ईट ईच अदर, दैट ये तो नहीं है। सेकंड कह रहा है दैट ईच ट्रॉपिक स्पीसीज इन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक लेवल इन द ट्रॉपिक स्ट्रक्चर बट ड्रॉ रिसोर्स फ्रॉम ऑल लेवल्स, नहीं। That each tropic species fits a specific niche based on what it eats and in turn what eats it। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, निस होता है ना अपना एक दायरा होता है, जैसे आपका भी निस है कोई काम करने का, इतना कर सकता हूँ ये वो, तो वही वाली बात है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करें, देखो एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना, जैसे आपके पास रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, और इंडिविजुअल बहुत कम है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। लेकिन ऐसा कितने टाइम तक चलेगा, रिसोर्स कंज्यूम होंगे, इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, तो हम यूं तो नहीं कह सकते ना कि ग्रोथ हमेशा ही एक्सपोनेंशियल रहेगी। शुरुआत में हो सकती है लेकिन नहीं होगी बाद में। तो वो बेसिकली लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। और लॉजिस्टिक एस शेप्ड कर्व की बात करते हैं, ऐसे ना एस शेप्ड कर्व बनता है बेसिकली। और इसका इक्वेशन की बात करते हैं, ये इक्वेशन याद रखना, कैरिंग कैपेसिटी वगैरह याद आया होगा कुछ देख के आपको, तो ये इक्वेशन है लॉजिस्टिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें आपको हम बात भी करते हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल की, जब बात करते हैं बेसिकली जो इंटरेक्शन की बात करता है ना, कंपटीशन की बात करता है, तब इस इक्वेशन का हम यूज करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लोटका वोल्टेरा मॉडल क्या है, बेसिकली इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की बात करें तो जैसे स्पीसीज 1 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमने माइनस किया है उसके अंदर, तो अल्फा क्या है,
द इफेक्ट ऑन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 2 हैज ऑन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीशीज 1। अल्फा एन 2 रखा है ना हमने, तो क्या है, द इफेक्ट इन इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 2, जो इंडिविजुअल स्पीशीज 2 है कोई वहां पे मान लेते हैं, उसका इफेक्ट क्या आएगा ग्रोथ पे स्पीशीज 1 की, वही तो इफेक्ट करेगी, कंपटीशन तो करेगा ही, ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे। वैसे बीटा क्या है देखिए, द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज 1 का जो इफेक्ट आएगा 2 पे, ठीक है, तो ये है जब इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे को एक कमेंट में बताना, ये इंपॉर्टेंट है प्लीज, लोड का वोल्टेरा मॉडल जब हम बात करते हैं, आप एक बात बताना मुझे कि कौन सा कंपटीशन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन या इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, कौन सा कंपटीशन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है, ये बताइए, ठीक है। चलो बताना आप कमेंट में। और लोड का वोल्टेरा मॉडल की बात करें तो प्रीडेटर और प्रे की बात करता है ये, है ना, सीधी सी बात है। एक सर्कुलर साइकिल के बारे में हम बात करते हैं, ये कुछ याद आ रहा है आपको, पाई बाई 2 वाला, ठीक है, इस पे क्वेश्चन करा देता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। एक आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि क्या आंसर होगा भाई, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लोड का वोल्टेरा मॉडल। लोड का वोल्टेरा मॉडल के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि कौन से ठीक है। पहला कह रहा है बोथ द पॉपुलेशन ऑफ प्रे एंड प्रीडेटर ऑसिलेट साइनोसोडिकली, बिल्कुल साइनोसोडिकली होता है, बिल्कुल ठीक है, हमने अभी देखा, और पाई बाई 2 होता है उसमें, तो ये बिल्कुल ठीक है। देयर इज ए फेज डिफरेंस पाई बाई 2, ये भी ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ प्रे एंड प्रेडेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नहीं डायरेक्टली कहां प्रोपोर्शनल है, ना डायरेक्टली इनवर्स, ना डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी नहीं है, नहीं, तो ए और बी इज द राइट आंसर। ये आपको पता है क्या सारी बातें इसके बारे में, पता ही होगा है ना। चलो जितना टाइम के अकॉर्डिंग मुझे बताना चाहिए उतना मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये कुछ अगर हम बात करें हम बेसिकली कि कौन कौन सा जोन में क्या क्या है बेसिकली, तो हम बात करें यहाँ पे तो वेट है ना, और इधर जाएंगे तो ड्राई होता जाएगा, जैसे रेन फॉरेस्ट है, सवाना है, फिर डेजर्ट है ना। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो हॉट से हम जा रहे हैं कोल्ड की तरफ, तो यहाँ पे कौन कौन सा होगा देखिए, रेन फॉरेस्ट है, फिर बेसिकली टेम्परेट फॉरेस्ट है, फिर है ना टेगा है, फिर टुंड्रा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, फिर सब आर्कटिक हो गया और आर्कटिक। तो ये आपसे सीधा पूछ लेते हैं, जैसे टुंड्रा है वहां पे क्या टेम्परेचर के बारे में, कौन सी वहां पे बेसिकली वेजिटेबल कौन से प्लांट्स है, किस तरह की मतलब वहां पे वनस्पति बेसिकली है, ये पूछ लेते हैं आपसे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो उसके बाद हम आर और के स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, अगर आपको याद है तो, है ना। आर इज द आर यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए होता है, वो बेसिकली अनस्टेबल इन्वायरमेंट के लिए होती है, इंटेंसिटी जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होता है ये। और के होता है कैरिंग कैपेसिटी के लिए, स्टेबल इन्वायरमेंट, डेंसिटी डिपेंडेंट इंटरेक्शन होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आर में तो रिप्रोडक्शन होते रहते हैं बहुत ज्यादा, लाइफ स्पेन भी बहुत ज्यादा नहीं होता, हुआ मर गए बहुत सारे हो गए, लेकिन यहाँ पे जो होता है के वाले में, जो कैरिंग के स्पीसीज की बात करते हैं, वो लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, और जो एनर्जी यूज करते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं, के वाली बात करें तो, ठीक है ना। और ये तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पे प्रोडक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जो आर में वो बहुत ही कम होती है और के में बहुत ज्यादा होती है। ये पूरा का पूरा आपको इसका डिफरेंस आपको देखना है। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, इन द मॉडल ऑफ आर एंड के सिलेक्शन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टू स्पीसीज आर पोर्ट्रेड एज फंक्शन ऑफ, यानी किस ये फंक्शन पे आर और के स्पीसीज का जो इंक्रीज है किस किस पे होगा भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी पे तो होगा बिल्कुल, रिसोर्स डेंसिटी पे भी होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ए और बी आ गए इसका तो राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। इन्वेजिव स्पीसीज कौन सी होती है आपको पता है ना, जो बेसिकली बाहर से आई है ना, नेटिव स्पीसीज नहीं है, नॉट नेटिव ऑन इकोसिस्टम एंड कॉज हार्म, है ना, सीधी सी बात है, जो उस पैलेस की नहीं है, बेसिकली बाहर से आई है, नो दैट इज नॉट नेटिव टू एन इकोसिस्टम एंड कॉज हार्म, जो हार्म कर सकती है। और क्योंकि कंपटीशन होगा वो उसमें कुछ केमिकल वगैरह सीक्रेट हो सकते हैं, जैसे हम एक शब्द यूज करते हैं ना, जैसे एलोपैथी होता है, रेफर टू द इफेक्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल कंपाउंड इनटू द एनवायरनमेंट, जिससे वो ग्रो कर जाएगी, वो मर जाएगा। जैसे हम कई बार घास वगैरह की बात करते हैं, कांग्रेस वगैरह की, ठीक है।
हाँ, IUCN ये किसके लिए आपको पता है? रेड डाटा बुक की बात करते हैं। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर वाज एस्टेब्लिश्ड, ये याद रखना। कब एस्टेब्लिश हुई? 5 अक्टूबर 1948 में। और इसमें कैटेगरीज है, थ्रेटेंड स्पीसीज के बारे में बात की है। क्लासिफिकेशन स्पीसीज का क्या है? एट हाई रिस्क ऑफ ग्लोबल एक्सटिंक्शन, जैसे यहाँ पे नोट इवेल्युएट है ऐसे शुरू होके डाटा यहाँ पे कह रहा है कि डेफिशिएंट है, फिर लीस्ट कंसर्न किया, फिर नियर थ्रेटेंड की बात है, फिर वनरेबल है, फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज आ गई, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, फिर एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, फिर एक्सटिंक्ट है। ऐसे चलते रहते हैं ना, जो हाई रिस्क की तरफ है। बेसिकली IUCN की बात करते हैं, ये कैटेगरीज बनाई गई है हाई रिस्क की तरफ, ठीक है, जो स्पीशीज हाई रिस्क की तरफ है। इसमें डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, वल्नरेबल का क्या मतलब है, इंडेंजर्ड का क्या मतलब है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड का क्या मतलब है। अगर आपको डिफरेंस पता है तो मुझे एक बार बताना प्लीज वन लाइन में कि ये डिफरेंस होता है इसमें। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ 40 ppb सल्फर डाइऑक्साइड इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एट 25 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली आपको कंसंट्रेशन दी गई है किसमें? ppb में दी गई है, और आपको पूछी गई है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ भाई? आप कैलकुलेट करके मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर ये होगा, फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। बेसिकली आपको अगर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालना है तो जो कंसेंट्रेशन आपको पीपीबी में दी हुई है वो, और उसका जो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है उसका मोलिकुलर वेट लिखोगे, और उसको डिवाइडेड बाई 24.45। ये जो नंबर है 24.5, ये क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ ए मोल है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन पीपीबी में 40 दी हुई है, आपको पता ही है। उसके बाद अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, इसका अगर मोलिकुलर वेट की बात करें तो कितना हो गया? 32 16 दूनी 32 32 64 हो गया, 64 हो गया। और इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास वही आ जाएगा, लगभग 104.7 आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हो गया था। और ये तो बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, कह रहे हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, ये ईयर भी याद रखना, सीधा सीधा ईयर भी पूछ लेते हैं। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, इंडस्ट्रीज आर अलाउड टू रिलीज वेस्ट इन इनलैंड वाटर हैविंग बीओडी लेवल, यानी कि ये पता है इंडस्ट्री है वो जो कितना बीओडी का इनलैंड वाटर रिलीज कर सकता है, तो 30 मिलीग्राम पर लीटर तक का परमिट है, ठीक है, अलाउ किया गया है। तो इसका राइट आंसर ये आ गया, ठीक है। चलो भाई, और ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह की, याद है आपको? आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या कंडीशन होगी, कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस है। तो बेसिकली अगर जो डेल जी की वैल्यू है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, अगर ग्रेटर देन जीरो है, ये हम बहुत डिटेल में बहुत शांति से पढ़ते हैं, इसका मैंने अलग भी एक सेपरेट वीडियो बनाया था, अगर किसी ने देखा हो तो। डेल जी है वो ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि उसकी वैल्यू है वो प्लस में है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? बेसिकली एंडो होगी ना, वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, हीट देनी पड़ रही है आपको। और अगर डेल जी है लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव है बेसिकली, तो इसका मतलब एक्सो है, हीट निकल रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, बिल्कुल ठीक बात है। और अगर डेल जी जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, यहाँ से भी आपसे सीधे सीधे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है ना। आपको रिलेशन भी याद है क्या? जैसे एंथैल्पी वगैरह की सब बात करते हैं, अगर एक रिलेशन याद है तो इसका जो इक्वेशन पढ़ते हैं वो इक्वेशन आप लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये इसकी इक्वेशन होती है, ये हमें पता है। कहाँ एंट्रोपी होता है, कहाँ टेम्परेचर होता है, कहाँ एंथैल्पी लिखते हैं, कहा है ना गिब्स फ्री एनर्जी में रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो बताना आप, ठीक है, पक्का बताओगे? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें थी, ये अपना पार्ट 1 है, बेसिकली मैराथन का ये पार्ट 1 है फ्रेंड्स। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हम फिर पार्ट 2 भी लेके आएंगे जल्दी ही, ठीक है। तो मैं और मेरे क्वेश्चंस जो मैंने आपसे डिस्कस किए उसके आंसर पक्का करना है। अब मैं आपको अपने बैच के बारे में बता देता हूं। अपनी वेबसाइट है, आपको पता है www.swmg.in, और मोबाइल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हो दैट इज SWMG, और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है, या व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी ले सकते हो। अभी इसी एग्जाम के लिए 21 जनवरी के लिए हमने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स दिया हुआ है आपकी इसी ऐप पे, जिसमें 32 लेक्चर है टोटल और लगभग 25 आवर्स के हैं। अगर आप चाह रहे हो कि
इतने दिन में मैं इतना देख सकता हूँ, 25 आवर्स में 32 लेक्चर, तो आप देख सकते हैं वो बहुत आराम से सब चीजें इसमें 10 की 10 यूनिट्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से PYQs के साथ थ्योरी की बात की है, तो वो बहुत एक बढ़िया रिवीजन हो सकता है। लगभग 32 लेक्चर है, 25 आवर्स है, अगर आप देख सकते हो तो ठीक है। और पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस का अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इसी वेबसाइट और ऐप पे। आप 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ की वैलिडिटी कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कॉम्बो पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑफर्स चल रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वेबसाइट का, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको एग्जाम अच्छे से देना है, बिल्कुल चित्त शांत रखना है, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, बहुत रिलैक्स होके पढ़ाई करनी है, ठीक है। और बहुत रिलैक्स होके एकदम रिवीजन करो और अच्छे से एग्जाम देना है, बिना किसी टेंशन के, चित्त शांत रखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।